हेलो फ्रेंड्स, विजय एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम लोग एक नया कोर्स जो है वो इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं और इस कोर्स के अंदर ये एक नया बैच होगा और इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग जनरल स्टडीज़ को पढ़ें, कैसे हम लोग अच्छा स्कोर जनरल स्टडीज़ में कर सकते हैं। साथ ही साथ ये कोर्स उन लोगों के लिए भी है जो कुछ सीखना चाहते हैं, सिर्फ ऐसे लोगों के लिए नहीं है कि जिन्होंने किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठना है। हाँ, ये उन लोगों के लिए भी है जो लोग आपका किसी भी तरीके से कोई भी नॉलेज गेन करना चाहते हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि कब क्या हुआ, ठीक है, कोई चीज़ कैसे वर्क करती है। और घर में बैठे हुए वो पेरेंट्स भी जो चाहते हैं कि उनके जो बच्चे हैं वो पढ़ क्या रहे हैं, या उनको वो थोड़ा सा घर में होम ट्यूशंस में घर में बैठे बैठे अगर मदद करना चाहते हैं तो उनके भी ये काम आएगा। ठीक है, तो गाइस हम सबसे पहले मैं ये आपको एक ब्रीफ दे दूं। देखिए, हमारा जो फर्स्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, उस इंट्रोडक्टरी लेक्चर के अंदर अलग अलग टीचर्स ने, सर ने आपको कई सारी चीज़ें बताई, ठीक है। और इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको अपने सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज दूंगा, थोड़ा सा हर एक जो आपका एग्जाम होता है उस एग्जाम में जनरल स्टडीज का क्या रोल होता है, हम जनरल स्टडीज पढ़ते ही क्यों हैं, इन चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। क्या बेनिफिट होता है इस सब्जेक्ट पढ़ने से और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि एग्जाम में ये चीज़ें क्यों डाली जाती हैं, या एक ऑफिसर जो होता है उसका माइंड प्रोस्पेक्टिव क्या है, वो क्यों है। और अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, यानी जब हम 12वीं कर लेते हैं, जब हम क्लास 12th कर लेते हैं, ग्रेजुएशन कर लेते हैं, तो हम लोग एक डिलेमा में होते हैं कि अब हमें आगे क्या करना है। तो इन सारी के सारे डिलेमास को मैं दीपांकर आज आपके इन सारे डिलेमास को दूर करने की एक कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले लेट्स बिगिन विद कि आप में से कई सारे बच्चे हमारी क्लास में बैठे हुए होंगे और जो कि 12th के एग्जाम दे चुके होंगे। आप में से कई ऐसे होंगे जिनका ग्रेजुएशन हो चुका होगा और कई ऐसे होंगे जिन्होंने अपना पीजी कर लिया होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके होंगे। तो गवर्नमेंट सेक्टर आपको क्या क्या ऑफर करता है, यानी सबसे पहले जब भी हम तैयारी करने बैठते हैं तो सबसे पहले हमारे पास एक यही गाइडेंस नहीं होती है कि हमें करना क्या है, हम कहां से शुरू करें, वेयर टू बिगिन विद, ठीक है, या मेरे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, क्या क्या मैं कर सकता हूं। तो उस चीज को हम लोग यहां पे थोड़ा सा समझेंगे। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि जब आपके पास आप इन तीनों में से किसी भी स्टेज में हो तो आपके लिए कौन कौन से एग्जाम जो है वो अप्रोप्रिएट होते हैं, कौन कौन से एग्जाम आप दे सकते हैं, व्हाट गवर्नमेंट हैज टू ऑफर, यानी सरकार आपको क्या क्या देने वाली है। और दूसरी सबसे जरूरी बात कि अब गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो इतना ज्यादा जरूरी क्यों हो गया है। जैसे अब बच्चों, हार्ड और एक अगली ट्रूथ ये है कि 2020 पूरे विश्व के लिए एक पैंडेमिक के रूप में आया, एक बीमारी लाया, जिस बीमारी ने हम सबको अपने घरों की चार दीवारी के अंदर बंद कर दिया। ठीक है, अच्छा, सिर्फ एक गाना गाने से कि फिर से सड़कों पे सब नाचेंगे, फिर से हम ये करेंगे वो करेंगे, इनसे चीजें नहीं होंगी। हमें सोशल डिस्टेंसिंग को भी मेंटेन करना है और कई सारी चीजें हैं। ऑल्दो हम लोग अब अनलॉक की तरफ बढ़ गए हैं, चीजें खुल रही हैं, पर उन सारी चीजों को करते हुए हमारे पास क्या है, सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो हमारे पास रहेंगी। ठीक है, अच्छा, इन सारी चीजों में भी हमने जाना कि कई सारे सेक्टर ऐसे हुए जिन सेक्टर्स के ऊपर, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स थे, उन अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के ऊपर इस पैंडेमिक का बहुत बुरा इंपैक्ट हम लोगों को देखने को मिला है। मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूं और उत्तराखंड के अंदर यहां पे जो भी प्रवासी थे, प्रवासी मतलब जो भी यहां पे माइग्रेंट्स थे, जो वर्कर यहां से बाहर चले गए थे, वो सारे के सारे बाहर वापस जो हैं वो अपने घरों में आ चुके हैं। कई सारे लोग ऐसे थे जो आपके किसी टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे और टूरिज्म जो है वो इस पीरियड में, इस लॉकडाउन पीरियड के अंदर जो है पूरी तरह से खत्म हो गया। यानी एक ऐसा ड्यूरेशन, जिस ड्यूरेशन के अंदर जो सैलरीज हैं वो नहीं आ रही हैं, या लोगों की जो आमदनी है वो पूरी तरह से बंद हो चुकी है। इसी फील्ड में हम लोगों ने एक प्रॉब्लम को और देखा, और वो प्रॉब्लम हम लोगों ने फेस करी सैलरी के कटौती में, कि जितने भी आपके जो आपके नॉन गवर्नमेंट सेक्टर हैं, प्राइवेट फर्म्स हैं, अच्छी से अच्छी कंपनी ने क्या कर दिया, अपने एम्प्लॉयज की जो सैलरीज हैं उन सैलरीज को उन्होंने कम करके भेजा, सैलरी जो है वो काट के भेजी। इस वजह से फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी कई सारे लोगों ने फेस की, सिवाय उन लोगों के जो कि सरकारी नौकरी में थे। इसेंशियल सर्विसेज की अगर हम लोग बात करें, जैसे हेल्थ केयर वर्कर हो गए हमारे पास, या फिर हमारे पास बैंकर्स हो गए, या
इवन हमारे पास जो हमारे पुलिस सर्विसेज हैं या आर्म आर्मी है, इन लोगों के अलावा जो भी गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर बैठा हुआ था, देवर डूइंग वर्क फ्रॉम होम, वो घर में बैठ के काम कर रहे थे, ठीक है, या उनको घरों के कंटेनमेंट में वो काम कर रहे थे और गवर्नमेंट उनको सैलरी दे रही थी। बट तो यहां पे मैं टिपिकल मॉनिटरी टर्म्स में बात कर रहा हूं कि सरकार जो है, जब आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जाते हैं तो चाहे कुछ भी हो आपको सैलरी मिलती है। इसी वजह से जो लोग हैं वो सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, क्योंकि जॉब सिक्योरिटी होती है, ठीक है, कि रफ से रफ कंडीशन में भी जो सरकार है वो आपके साथ खड़ी है। तो आप अगर देश को सर्व करना चाहते हैं, इस सरकारी सेक्टर यानी देश को सर्व करने के लिए आपको गवर्नमेंट का एक हिस्सा बनना चाहते हैं, तो कहां पे आप बन सकते हैं, क्या क्या फैक्शंस आपके पास हैं, क्या क्या आपके पास ऑप्शन है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। और आने वाले समय पे जो गवर्नमेंट सेक्टर है, इसकी डिमांड, ठीक है, वो बहुत ज्यादा रैपिडली राइज करने वाली है, ठीक है, क्योंकि जब भी हम किसी प्रॉब्लम को देखते हैं, जब भी हम लोगों ने देखो ये जो हमारा पीरियड था, ये जो लॉकडाउन पीरियड है, इस लॉकडाउन पीरियड में हम लोगों ने कई सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया। इन प्रॉब्लम्स से एक चीज समझ में आई कि यार अगर मेरे हाथ में ये पावर होती तो मैं इस काम को और अच्छे से कर सकता था। और अच्छे से करने के लिए आपको उस काम में शामिल होना पड़ेगा। सिर्फ क्रिटिसाइज करना काफी नहीं होता है, उस सेवा के अंदर जाना जो है वो उतना ही जरूरी है। तो यहां पे आपके पास मौका है, ठीक है, आप गवर्नमेंट सेक्टर का पार्ट बनिए और जो चेंज आप देखते हैं कि आप कर सकते थे, कि अगर आने वाले समय में ऐसा फिर कभी हुआ तो मैं उसके लिए पूरी तैयार रहूंगा, कैसे तैयार रहूंगा, क्या क्या मैं कर सकता हूं, वो जो माइंड मैप आपने बना रखा है, उस माइंड मैप को कंट्री को सर्व करने को का जो मौका है वो आपके पास है। तो उस मौके में हम आपकी जो मदद है वो हम अपने एंड से करेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारे पास मौके क्या क्या होते हैं, क्या क्या हमारे पास करियर अपॉर्चुनिटीज होती हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। आप में से जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ इस चैनल में जुड़े हैं और जिन्होंने 12th कर लिया है, जो 12th कर चुके हैं, उनके पास जो आपके अपॉर्चुनिटीज होती हैं बेटा, एक अपॉर्चुनिटी है आपके पास नेशनल डिफेंस एकेडमी, यानी कंट्री को सर्व करने का मौका, ठीक है, जो है 12th क्लास में आपको मिलता है और उसे हम लोग नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी एनडीए के नाम से जानते हैं। तो एनडीए के लिए आपकी अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं, क्वालिफिकेशन एंड ऑल, वो सारी चीजें हम लोग आगे देखेंगे कि किसके लिए क्या चाहिए होता है, एग्जामिनेशन में क्या आता है वो हम आगे देखेंगे। एनडीए के अलावा आपका एसएससी स्टाफ सर्विस सिलेक्शन कमीशन, और इसके अंदर एक +2 लेवल पे एक एग्जाम होता है, ठीक है, जिसे हम लोग CHSL का एग्जाम के नाम से जानते हैं। तो ये एक एग्जाम होता है जो आप 12th क्लास करते ही दे सकते हैं। 12th क्लास के अंदर इसमें कोई भी परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं होता है कि कितने % आपके मार्क्स आए होने चाहिए, ठीक है। सेकंड, जब आप ग्रेजुएट हो जाते हैं तो ग्रेजुएट होने के बाद आपके पास एक ऑप्शन होता है, या आप तो बैंक में चले जाइए या इंश्योरेंस में चले जाइए। सेकंड ऑप्शन जो है वो आपके पास है कि या तो आप एसएससी आप में जाइए, या आप डिफेंस में चले जाइए, या आप किसी स्टेट की पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, या इवन आईएएस, इन सबको बनने के लिए आपकी जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो क्वालिफिकेशन सिर्फ 12th क्लास है, सॉरी सिर्फ ग्रेजुएशन है। और ग्रेजुएशन आपका किसी भी स्ट्रीम में हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जिसने साइंस पढ़ा हुआ है बस वही आपका आईएएस बन सकता है, या वही आपका सीजीएल क्रैक करके आपका इनकम टैक्स ऑफिसर बन सकता है, या वही जो है वो आपका लेफ्टिनेंट बन सकता है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी बंदा जो है वो आपका इन सर्विसेज को ज्वाइन कर सकता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिर्फ ग्रेजुएशन है। इवन वो लोग जिन्होंने होटल मैनेजमेंट में ग्रेजुएशन किया हुआ है, ठीक है, या बीएससी आईटी कर रखा है, या किसी भी सब्जेक्ट में कैसा भी, इवन आपका जो ग्रेजुएशन है वो इग्नू से है, तब भी आप ये सर्विसेज के एग्जाम्स को अपीयर कर सकते हैं। द लास्ट पार्ट इज पोस्ट ग्रेजुएशन। जब हम पोस्ट ग्रेजुएट कर चुके होते हैं तो बच्चे पोस्ट ग्रेजुएशन से पहले आप ग्रेजुएट होते हैं तो आप ये एग्जाम्स दे सकते हैं। इनके अलावा जो लोग आप में से पीजी हैं, इनके लिए कई बार जो पीएसयूज होती हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती हैं, जैसे एनटीपीसी, ओएनजीसी, ये लोग जो हैं वो क्लास स्पेसिफिक एग्जाम करवाती हैं। जैसे अगर आपके पास केमिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएशन है तो केमिस्ट्री में जो पोस्ट ग्रेजुएट्स होते हैं उन लोगों के लिए जो है स्पेसिफिकली ओएनजीसी हो गया, या फिर आपका नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड हो गई, या एनटीपीसी हो गई। यहां पे आपके एक्सक्लूसिव वैकेंसीज आती हैं जिनको हम लोग ग्रेजुएट ट्रेनिंग प्रोग्राम बोलते हैं या जीटीपी बोलते हैं, ठीक है। तो वो ग्रेजुएट ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है उसके थ्रू आप
इस गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जा सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इंडिविजुअली कौन कौन से एग्जाम होते हैं और उसके अंदर हम लोग जनरल स्टडीज क्यों पढ़ रहे हैं, या उस जनरल स्टडीज की इस एग्जाम के अंदर जरूरत ही क्या है, जरा हम इस बात को समझते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले पहला जो एग्जाम है बेटा वो है आपके पास एसएससी सीजीएल। एसएससी सीजीएल, सीजीएल स्टैंड्स फॉर कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम। इसके लिए आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन जो चाहिए वो ग्रेजुएट चाहिए, और ग्रेजुएशन आप किसी भी सब्जेक्ट से हो, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इवन आपका अगर किसी सब्जेक्ट स्पेसिफिक के अंदर अगर आपका ऑनर्स है तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इसमें पहला जो पार्ट होता है, देखो पहले जो होता था ये जो एग्जाम था वो एक ऑफलाइन एग्जाम होता था। आज की डेट में जो आपका एसएससी है वो एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, यानी जो एग्जाम होगा वो आपका कंप्यूटर पे होगा, और इसके अंदर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, इंग्लिश है, और यहां पे जनरल अवेयरनेस भी आपका एक पार्ट है। जनरल अवेयरनेस की अगर मैं बात करूं यहां पे, तो जनरल अवेयरनेस के अंदर आपके पास हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर्स, ठीक है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, और ज्योग्राफी, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, अब गाइस ये जो आपके सब्जेक्ट्स हैं इनसे रिलेटेड जो यहां पे क्वेश्चन का नेचर होता है, वो क्वेश्चन का नेचर जो है वो बहुत ही नॉमिनल सा क्वेश्चन जो है, सीधे सीधे डायरेक्टली जो डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो इसके अंदर जनरल स्टडीज में पूछे जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे इसके अंदर ये आपसे पूछ लिया जाएगा जी कि एक क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन को हम लोग अलग अलग एस्पेक्ट में समझेंगे कि किस एग्जाम में उसको कैसे पूछा जाता है। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है कि यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप कौन सा है। ठीक है, तो वैसे जो यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप होता है वो होता है आपका ओ नेगेटिव। अगर हम प्योरली देखूं तो प्योरली ओ नेगेटिव इज द यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप, और वैसे आपका जो ओ होता है उसे माना जाता है। ठीक है, तो यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप अगर वो आपको नेगेटिव या पॉजिटिव दे रहा है तो यू हैव टू चूज द नेगेटिव वन। ठीक है, ओ नेगेटिव इज द यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप, और अगर उसने RH नहीं दिया हुआ है, नेगेटिव या पॉजिटिव आगे से नहीं दे रखा है, तो ये आपका सिंपली जो O है वो आपका यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप जो है वो होता है। ठीक है, तो ऐसा सीधा सीधा सवाल कि आपका यूनिवर्सल डोनर कौन सा है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट जो है, ऐसा जो आपका ब्लड ग्रुप है वो कौन सा है, तो आपका सीधा सीधा आंसर ओ हो जाएगा। ये एक बहुत ही डायरेक्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ठीक है, तो जीएस वाले पार्ट के अंदर आपके पास इन सारी चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, ओके, अब अगर मैं टायर 2 की बात करूं, आप वो वाला पड़ाव पार कर लोगे तो पार करने के बाद आप टायर 2 के अंदर पहुंचोगे। टीयर 2 के अंदर आपके पास जो है सिर्फ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश जो है वो आपका एक मेन एग्जाम होता है। इसके अलावा कुछ लोगों का ये स्टैट्स जो है, जो आपका स्टैटिस्टिकल ऑफिसर बनना चाहते हैं उन लोगों के लिए स्टैट्स का एक पेपर आता है, और इसके अलावा जो आपके असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर बनना चाहते हैं, ये जो 2 पोस्ट हैं बेटा, ये आपकी सबसे हायरार्कियल ऑर्डर में सबसे ऊंची पोस्ट मानी जाती हैं, और इनके अंदर जो है वो आपका फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जनरल अवेयर्स या जनरल अवेयरनेस आती है। ठीक है, ये भी आपका पेपर में पूछा जाता है। अब यहां पे एक बात को याद रखिए, रिटन एग्जाम आपके अंदर जो जनरल अवेयरनेस होता है उसका वेटेज कई एग्जाम्स में बहुत कम होता है, पर हमें जनरल अवेयरनेस क्यों पता होनी चाहिए। ठीक है, क्यों पता होनी चाहिए? जब आप किसी भी इंटरव्यू को फेस करते हो, से कि यू आर फेसिंग अ इंटरव्यू इन बैंक, क्या ये गारंटी है कि आप बैंक का पेपर जब देने गए और बैंक का पेपर निकाल के आप वहां पीओ की कुर्सी में बैठे हो, पीओ के इंटरव्यू में बैठे हुए हो, और वहां पे जो पैनलिस्ट आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, क्या आप इस बात को गारंटी कर सकते हो कि पैनलिस्ट जो है वो आपसे सिर्फ बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा? वहां पे वो आपसे पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई वो भी पूछ सकता है। आप ये थोड़ी बोलोगे कि सर ये तो सिलेबस में था ही नहीं, मैंने नहीं पढ़ा, क्योंकि सिलेबस में नहीं था और ये मैंने नहीं पढ़ा। ये जो बहाने होते हैं बेटा, ये 12th क्लास के वाइवा तक अच्छे लगते हैं, इवन कॉलेज के वाइवा तक भी ये काम कर जाते हैं, बट जब आप एक पब्लिक सर्विसेज को जब आप ज्वाइन करना चाहते हो, जब आप उस फैक्शन को ज्वाइन कर रहे हो जो फैक्शन हमारी कंट्री को रन कर रहा है, तो वहां पे आपके पास ऐसे पैटी आंसर्स के लिए कोई जगह नहीं होती है। समझ रहे हैं? तो वहां पे अगर आपसे पूछेगा कि पानीपत की
फर्स्ट बैटल कब हुई थी, तो वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि 1526 में हुई थी, ये मुझे पता है, ठीक है। अब सवाल ये आया भैया कि एक बंदा जो है, या आपसे पूछ लेंगे कि भैया बताओ सिक्किम की कैपिटल क्या है, इस कंट्री का जो नेशनल सॉन्ग है वो क्या है, इस कंट्री की पार्लियामेंट को क्या कहते हैं, इंडिया का सबसे बड़ा प्लेटू कौन सा है, इंडिया का सबसे हाईएस्ट प्लेटू कौन सा है, डीपेस्ट वैली कौन सी है, ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। क्यों? अल्टीमेटली ये सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं बच्चों? एक जो पब्लिक सर्वेंट होता है, ही मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ समथिंग अबाउट एवरीथिंग। उसे कुछ कुछ हर चीज के बारे में पता होना बहुत जरूरी है, और ये क्या होती है? एक सर्विस क्वालिफिकेशन होती है, ठीक है। अगर मैं किसी जगह जा रहा हूं, इवन मुझे धर्म के बारे में भी अच्छी खासी नॉलेज होनी बहुत जरूरी है, ताकि अगर मैं किसी कल्चर या किसी स्पेसिफिक ट्राइबल ग्रुप के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूं तो मुझे समझ में आना चाहिए कि उनके ट्राइब का कल्चर क्या है। इसीलिए उसके पास ये कल्चरल नॉलेज, ये कल्चरल एस्पेक्ट में नॉलेज होनी जरूरी है। एक बैंक में काम करने के वाले के पास ये नॉलेज थोड़ी सी कम होगी, बट एटलीस्ट उसको एक ब्रीफ आइडिया होना चाहिए। बट एक बंदा जो है इस हायरार्की में, जो हमारे टॉप लेवल ऑफिसर्स होते हैं, जिनको हम आईएएस कहते हैं, तो आईएएस को इसी चीज की थोड़ी इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। बट नॉलेज पता होना जरूरी है अगर आप सरकार में शामिल होना चाहते हैं तो। समझ रहे हैं? इसीलिए जनरल स्टडीज यहां पे जरूरी, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, स्पेसिफिकली इंटरव्यू पार्ट के अंदर, ठीक। अच्छा, इसके अंदर यहां पे ये फाइनेंशियल अवेयरनेस है, ये वाला पार्ट जो है वो भी हम लोग क्लास के अंदर करते ही हैं, तो ये सारा का सारा एस्पेक्ट जो है वो आपका पूरा होता है इसके अंदर। ओके, इसके बाद हमारा टीयर 2 आता है। ये आपका एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, और डिस्क्रिप्टिव पेपर इस पार्ट के बारे में आपको जो इंग्लिश वाले सर हैं वो बता चुके हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं जरा आईबीपीएस की। आईबीपीएस इज द बैंकिंग एग्जामिनेशन। अब थोड़ा सा जरा बैंक के पेपर के बारे में देख लीजिए। देखिए, जब हम बैंक के पेपर की बात करते हैं तो बैंक के अंदर हमारे पास दो संस्थान है, दो पार्ट हैं जो आपके बैंक के पेपर के अंदर हमारे होते हैं। अगर मैं आईबीपीएस की बात करूं तो आईबीपीएस जो है वो आपके एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है फॉर बैंकिंग सर्विसेज। किस बैंकों के? जो भी हमारे नेशनलाइज बैंक हैं, नेशनलाइज बैंक है। अब नेशनलाइज बैंक का मतलब क्या हुआ? मैंने यहां पे नेशनलाइज बैंक लिख दिया, इसका मतलब क्या हुआ? सिंपली सरकारी बैंक। सरकारी बैंक कौन सा होगा? ऐसा बैंक जिसमें 51% से ज्यादा शेयर जो है वो भारत सरकार का होगा, ठीक है, तो वो सरकारी बैंक हो गया। तो गवर्नमेंट बैंक के जो भी पेपर होते हैं, पंजाब नेशनल बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स हो गया आपके पास, ये ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स हो गया, इलाहाबाद बैंक हो गया, ये सारे के सारे जो भी आपके बैंक्स हैं, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो गया, आपका बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, ये सारे के सारे जो बैंक हैं, उन बैंकों का जो पेपर होता है वो कौन कंडक्ट कराता है? आईबीपीएस कंडक्ट कराता है। तो आईबीपीएस इनके एग्जाम को कराएगा। इसके अलावा जो भी हमारे रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं, जितने भी हमारे आरआरबीज होते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं, उनका जो एग्जाम है वो भी कौन कराता है? आईबीपीएस कराता है, ठीक है। अब पीओ के लिए तुम्हारे पास 3 एग्जाम्स होते हैं। 2 एग्जाम तो ये हो गए, एक तो आपका ये नेशनलाइज बैंक का ये हो गया, एक आरआरबी हो गया। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारत का सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये बैंक जो है वो अपना जो एंट्रेंस है वो अलग से कराता है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो अपना पेपर अलग कराता है, ठीक है। और एसबीआई, पीएन, ये आरआरबी और नेशनलाइज बैंक, ये 3 पेपर होते हैं जो तुम्हारे पास बैंक ऑफ जो 3 बैंक जो आपको बैंकिंग सर्विसेज के लिए दिए जाते हैं। 3 पेपर ऐसे हैं जो आपको बैंक में जॉब दिलाएंगे, ठीक है। अब इन पेपर्स का अगर मैं एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करूं तो इसके अंदर हमारे पास पहला पार्ट है रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड वर्बल एबिलिटी, यानी मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश। ये जो है वो आपके प्रीलिम्स के अंदर आते हैं। टोटल टाइम आपको इसके अंदर 1 आवर का मिलता है। मेंस का जो पैटर्न होता है बच्चे, इस मेंस वाले पैटर्न के अंदर वही रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर इसके अंदर आता है। देन वी हैव इंग्लिश, मैथ्स एंड जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, ये वाला पार्ट है जिसे मैं डील करता हूं, ठीक है। अब जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, ये फाइनेंशियल अवेयरनेस का मतलब इसके अंदर में अगर मैं इसको स्प्लिट करूं कि इसके अंदर क्या क्या आता है, इसके अंदर हम लोग क्या क्या सीखेंगे, तो इसके अंदर सबसे पहले हम लोग सीखेंगे भारत का इकोनॉमिक सिस्टम, इंडियन इकोनॉमी जो है वो कैसे वर्क करती है, फाइनेंशियल मार्केट क्या है, कैपिटल मार्केट क्या चीज है, यानी
फाइनेंशियल मार्केट से क्या मतलब है, कैपिटल मार्केट क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किस तरीके से आपका कंट्रोल करता है, बजट, ठीक है। बजट के अलावा आसपास अभी रिसेंटली कौन कौन सी विजिट्स हुए, हम हमारी कंट्री में कौन आया और हमारे देश से कौन बाहर गया, ठीक है। कौन सी नई वैक्सीन डेवलप हुई, कौन सा नया वायरस मिला, वो सारी चीजें जो हमारी थोड़ी सी करंट ओरिएंटेड होती हैं, उन सारी चीजों को हम लोग करते हैं। या किसी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन का डिमाइस, कोई बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है जिसकी डेथ हुई हो रिसेंटली, तो वो भी हम इसके अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, मेंस के बाद अगर हम इसके अंदर तीसरी टीयर की बात करें तो तीसरा पार्ट होता है हमारे पास यहां पे इंटरव्यू का। इंटरव्यू के अंदर बच्चों, अब यहां पे आप जितना स्कोर करेंगे, यहां पे आपका टोटल जितना स्कोर होगा, उस स्कोर का 80 प्रोपोर्शन में से लिया जाएगा और 20 मार्क्स जो हैं वो आपके किसके होते हैं, इसमें इंटरव्यू के होते हैं। तो 20 मार्क्स जो है प्रोपोर्शन में आपको किससे होते हैं, इंटरव्यू के होते हैं। अब इंटरव्यू जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था कि वहां पे कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आपको चीजों से अवेयर रहना बहुत जरूरी है। खास तौर से अपनी होम स्टेट, आप जिस जगह रहते हैं उसके बारे में आपको एक अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, आपको थोड़ी सी हिस्ट्री की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए और साथ साथ आपको ज्योग्राफी की नॉलेज भी होनी चाहिए, ज्योग्राफिकल एरिया, ज्योग्राफिकल एपिलिफ्ट, इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। हाँ, साथ साथ जो करंट में चीजें चल रही हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई आर्टिकल है, ठीक है, वो न्यूज में रहा हो, जैसे 370 न्यूज में था, तो 370 की हिस्ट्री पता होनी चाहिए, क्यों ओरिजिन हुआ, आपके किंगडम्स के बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। ये सारी चीजें जो हैं वो आपको पता होनी चाहिए। ओके, अब आता है बच्चों हमारे पास जो एग्जाम है वो आता है डिफेंस का एग्जाम। अब डिफेंस के एग्जाम के अंदर जनरल स्टडीज एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक बहुत वास्ट रोल जो है वो आपका होता है जनरल स्टडीज का। सब्जेक्ट बच्चे यहां पे ये वही सब्जेक्ट हैं जो सब्जेक्ट हम लोगों ने एसएससी में देखे थे, वही सब्जेक्ट जो है, वही सारे सब्जेक्ट जो है हम यहां पे भी देखेंगे। यहां पे रीजनिंग नहीं होता, इंग्लिश होती है, जनरल स्टडीज होती है और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स होती है। ये तीन जो है वो इसके अंदर पूछे जाते हैं। आप में से ऐसे कैंडिडेट जिनको लगता है कि यार हमारी तो मैथ्स बहुत वीक है, ठीक है, तो मैथ्स हमसे नहीं हो पाएगा, या कई लोग होते हैं जो मैथ्स क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए आपका एक ऑप्शन होता है ओटीए। ये ओटीए बच्चों गर्ल्स के लिए भी होता है। तो गर्ल्स की जो सीटें होती हैं वो इसमें 25 सीट्स जो हैं वो गर्ल्स के लिए रिजर्व होती हैं, एक्सक्लूसिव सीट्स होती हैं गर्ल्स की। और ये गर्ल्स के लिए इंग्लिश और जनरल स्टडीज जो हैं ये दो पार्ट होते हैं, सिर्फ यही दो सब्जेक्ट गर्ल्स को अच्छे ढंग से करने होते हैं, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी। वो लोग जिन बच्चों ने आपका 12th के बाद अभी जस्ट 12th किया है, ठीक है बेटा, इस पेपर को देख लेते हैं। तो इसमें आपका मैथ्स आता है। ये बच्चों इसका जो मैथ्स होता है, इसका जो लेवल होता है वो 11th एंड 12th का होता है, 11वीं और 12वीं का इसके अंदर मैथ्स आता है। फिर इंग्लिश जो है वो आपकी आती है एंड जनरल नॉलेज जो है वो इसके अंदर आता है। जनरल नॉलेज का एग्रीगेट इसमें अगेन बहुत अच्छा एग्रीगेट होता है, ठीक है। इसके अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं इसमें पूछे जाते हैं। थोड़े करंट अफेयर होते हैं, बट इकोनॉमिक्स वाला जो पार्ट होता है वो इसके अंदर स्किप करा जाता है। इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन जो है वो कंपैरेटिवली कम होते हैं। अच्छा, एक और डिफेंस में जाने के लिए आपके पास एक एग्जाम और होता है जिसे एफकैट कहते हैं, एयर फोर्स कंबाइंड एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। अब यहां पे एक चीज समझिएगा, एयरफोर्स के अंदर जो हमारी एंट्री होती है, एयरफोर्स के अंदर एंट्री के लिए दो रास्ते हैं, ठीक है। एक रास्ता तो आप सीडीएस और एनडीए के थ्रू है। सीडीएस और एनडीए में अगर आपके पास फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स थी तो उसके थ्रू आप एयरफोर्स में पायलट बन सकते हैं। उसके लिए मैथ्स और फिजिक्स होना मैंडेटरी है, ये बात याद रखिएगा। तो जिनके पास मैथ्स फिजिक्स थी, ठीक है, वो लोग आपका एनडीए का उन्होंने एग्जाम दिया, फिर आपका डिफेंस में एयरफोर्स एकेडमी में वो आपका ग्रेजुएशन के लिए गए, फिर एक साल उनकी ट्रेनिंग होती है और उसके बाद वो फाइनली पायलट बन जाते हैं, ठीक है। अब बेटा पायलट ही बनना काफी नहीं है ना, कुछ लोग ऐसे भी तो होने चाहिए कि प्लेन कहां पे आएगा, उसकी फ्यूलिंग, उसका ट्रांसपोर्ट, इसके लिए भी हमें ऑफिसर चाहिए होते हैं, ठीक है। इसके अलावा एयरक्राफ्ट जो है उसकी मेंटेनेंस के लिए इंजीनियर्स की जरूरत होती है, राइट। तो ऐसे इंजीनियरिंग
इंजीनियर्स और जो हमारे पास नॉन टेक्निकल स्टाफ होता है, टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल स्टाफ, इन दोनों की जो रिक्रूटमेंट होती है वो एयरफोर्स अपने एंड से भी करता है। कई बार अगर जो आपके एनडीए के थ्रू भी होती है, सीडीएस के थ्रू भी होती है, और एफकैट एयरफोर्स जो है वो अपना एंट्रेंस भी करता है फॉर नॉन टेक्निकल स्टाफ। अब इसके अंदर क्या होता है बेटा, दो पेपर होते हैं। एक आपका टेक्निकल कैंडिडेट्स के लिए होता है, वो लोग जिनके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर हो गया, आईटी हो गया, इन फील्ड, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन हो गया, इन फील्ड में आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होती है यानी बीटेक होता है, उन लोगों के लिए एफकैट का एग्जाम होता है। जरा एग्जाम का पैटर्न देखिएगा, मैथ्स इसके अंदर 15 नंबर की आती है, ठीक है। रीजनिंग और मिलिट्री एप्टीट्यूड, इसमें रीजनिंग जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, रीजनिंग होता है और साथ में मिलिट्री एप्टीट्यूड, आर्मी से रिलेटेड एप्टीट्यूड क्वेश्चन होते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, तो वो आपका पूछा जाएगा। इसके अलावा इसमें इंग्लिश आती है और 20 नंबर का इसके अंदर जीके आता है, ठीक है। अगेन ये जीके वही है जो हम लोग एसएससी से लेके चल रहे हैं, वही सारी चीजें हमारी हैं और वो हम लोग यहां पे पढ़ के चल रहे हैं, तो वही चीजें जो हैं। इसके अलावा जो लोग टेक्निकल पोजीशन के लिए देख रहे हैं, मतलब जो बच्चे बीटेक वाले होते हैं, उनके लिए 50 जो क्वेश्चंस होते हैं वो अपने ट्रेड से, आपने बीटेक करा है आपका मैकेनिकल में, तो इंजीनियरिंग रिलेटेड टेक्निकल ट्रेड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनकी जो नेट वैल्यू होती है वो 150 होती है, जो 150 नंबर के होते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए, इंडियन डिफेंस फोर्स का हमारा जो डिफेंस सिस्टम है, इस डिफेंस सिस्टम के अलग अलग विंग्स हैं। सबसे पहले तो हमारे हो गई हमारी आर्म्ड फोर्सेस, आर्मी हो गई, और आर्मी के अंदर आर्मी हो गया हमारे पास, फिर हमारे पास एयरफोर्स है, फिर हमारे पास नेवी है। अच्छा, इन सबको सपोर्ट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय, इसके पास आपकी क्या होती हैं, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस होती हैं, जिनको पहले पैरामिलिट्री के नाम से जाना जाता था, जिन्हें पहले पैरामिलिट्री कहते थे, वो अब सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस कहलाती हैं, ठीक है। ये जो सीएपीएफ है, इसके एग्जाम्पल जैसे बीएसएफ हो गया, एसएसबी हो गया, आईटीबीपी हो गया, ठीक है, सीआरपीएफ हो गया, ये सब के सब जो है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के अंदर आते हैं। यूपीएससी जो है वो इसकी असिस्टेंट कमांडेंट की डायरेक्ट एंट्री करवाता है, तो यूपीएससी के थ्रू इसमें असिस्टेंट कमांडेंट की डायरेक्ट एक वैकेंसी ओपन होती है। इस वैकेंसी के अंदर हम लोग देखते हैं कि जनरल एबिलिटी, ठीक है, एंड इंटेलिजेंस, इसका एक पेपर होता है। इसी पेपर के अंदर आपको जीके मिलेगा, इसी पेपर के अंदर आपको मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन इंग्लिश के मिलेंगे, बट यहां पे जो आपका जीके वाला पोर्शन है, जनरल स्टडीज वाला पोर्शन है, वो डोमिनेट करता है। इसके बाद सेकेंड पार्ट आता है आपका इसके अंदर एसे एंड कॉम्प्रिहेंशन। ये दोनों पेपर ऐसा नहीं है कि अलग अलग दिन होंगे, ये 200 मार्क्स का होता है, तो ये दोनों पेपर ऐसा नहीं है कि अलग अलग दिन होंगे, उसी दिन होते हैं, थोड़ी देर बाद वो आपको एक शीट पकड़ा देते हैं कि चलिए इसमें आप अपने आंसर लिखिए। इसके अंदर कॉम्प्रिहेंशन आपका आता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, और एक एसे राइटिंग। अब एसे जो होता है बेटा, जनरली इसके अंदर जो ऑनगोइंग टॉपिक्स होते हैं, जो हमारे देश में अभी घटनाक्रम चल रहा है, इसके इंपैक्ट के ऊपर आपका ये आता है। और अगेन इसके लिए, इस इफेक्टिव राइटिंग के लिए आपकी जनरल स्टडीज के ऊपर बहुत अच्छी कमांड होना जरूरी है, ठीक है। अब जनरल स्टडीज का कोर्स क्या है, यानी ये जो हम लोग आपको ये पैकेज ऑफर कर रहे हैं, इसके अंदर आप लोगों ने क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या चीजें इसके अंदर हैं, ठीक है। इस चीज को जरा हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जो भी हमारा सिलेबस है, एक डिटेल्ड सिलेबस आपको, जब आप इस ऐप को खोलेंगे और जब आप क्लास के अंदर एंटर कर रहे होंगे, तो जैसे ही आप कोर्स डिटेल वाले पार्ट को क्लिक करोगे, वो कोर्स डिटेल वाले पार्ट के अंदर आपको कोर्स का कंप्लीट डिटेल मिलेगा। ये जो डिटेल है वो जनरल स्टडीज का सिलेबस है फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ऐसा नहीं है कि अगर मैं एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूं, या अगर मैं सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहा हूं, या इवन मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूं, तो मेरे को कुछ अलग पढ़ना होगा। इस बात को थोड़ा सा समझिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मेरे को क्वेश्चन जो है वो या अलग से कुछ पढ़ना होगा। इट्स ऑल द सेम। ऐसा नहीं होगा कि यूपीएससी के लिए जब मैं 1857 की क्रांति की बात करूं तो वो अलग हो जाएगी, या यूपीएससी में जो हाईएस्ट माउंटेन रेंज है, वो हाईएस्ट माउंटेन जो वो माउंट एवरेस्ट की जगह जो है कोई दूसरा माउंटेन हो जाएगा, वो तब भी वही रहेगा।
तब भी जो हमारा स्प्रिंग सीजन है वो तभी आएगा, ठीक है। तब भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इंडिया को दो हिस्सों में डिवाइड कर रही होगी। बट क्वेश्चन का नेचर चेंज होता है। अब जरा क्वेश्चन का नेचर कैसे बदलता है एग्जाम टू एग्जाम, जरा इसे देखते हैं। देखो, मैंने सबसे पहले आपको एक बात कही थी ओ नेगेटिव के बारे में, राइट, कि यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप क्या है, वो ओ नेगेटिव है, ठीक है। एसएससी जो है वो इसे सीधे पूछ लेगी कि भैया यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप क्या है, वो कौन सा है, वो ओ नेगेटिव है। सीडीएस या यूपीएससी के पेपर के अंदर इसी क्वेश्चन को कैसे पूछा जाता है, अब जरा ट्रिक समझिए, ठीक है। एक इंसान जा रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया, उसका एक्सीडेंट होता है और समय बहुत कम है, यानी समय इतना कम है कि उसको इमीडिएटली ब्लड ट्रांसफ्यूज कराना जरूरी है, ठीक है। अब वो जिस हॉस्पिटल के अंदर जाता है वहां पे जो ब्लड टेस्ट करने वाला जो किट है वो खत्म हो गया है। अब ऐसे में डॉक्टर को अगर उसकी जान बचानी है तो ऐसा कौन सा ब्लड है जो बिना टेस्ट करे दिया जा सकता है, ठीक है। अगेन सवाल वही है कि भैया यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप कौन सा है, क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन नहीं बदला, ठीक है, बस उस क्वेश्चन को कहने का तरीका बदल दिया, ठीक है। तो ये यूपीएससी का जो पार्ट होगा, इसके अंदर आपका जो क्वेश्चन होता है उसके क्वेश्चन को सिर्फ कहने का तरीका बदलता है, ठीक है। हम लोग अपने जो मेन एग्जाम है, मेन एग्जाम जो है वो हम लोग सीडीएस को बना के चलेंगे, सीडीएस के हिसाब से हम लोग उतना डिटेल में पढ़ेंगे और उसके थ्रू आपके सारे जो सिलेबस है, सारे के सारे कंप्लीट सिलेबस जो है वो आपका कंप्लीट ऑटोमेटिकली होता चला जाएगा। अब इंपॉर्टेंट बुक्स की अगर हम लोग बात करें, अक्सर हम लोग जो बोलते हैं भैया किताबें कौन सी ले लें, ठीक है। तो किताबें जो है कोई बोलते हैं दीदी भैया हमारे पास होते हैं, वो कहते हैं जी एक काम करो लूसेंट ले लो, हमने लूसेंट से पढ़ा और हमारा अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है, तुम भी पढ़ो और तुम्हारा भी नहीं होगा। नो नीड टू स्टडी एनी बुक अदर देन योर एनसीईआरटी। एनसीईआरटी पढ़ो 6 से लेके 10th क्लास तक की, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन मौजूद है, ऑनलाइन उसे डाउनलोड करो, कोई पैसा उसके लिए खर्च करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, जो मैं क्लास में पढ़ाऊंगा वो क्लासरूम नोट्स जो है वो आपके बनेंगे, साथ साथ आप लोगों ने जो मैं पढ़ाता जा रहा हूं साथ साथ आपने नोट्स बनाने, नोट्स के साथ साथ आपने क्या करना है, उसी चैप्टर को एक बार एनसीईआरटी से अपना डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। दो काम कर रहे हैं आपने, क्लासरूम में जो पढ़ा रहा हूं वो प्लस उसके साथ साथ आपने एनसीईआरटी पढ़नी है। तीसरी चीज, आपने एक मंथली मैगजीन का सब्सक्रिप्शन लेना है, दैट इज प्रतियोगिता दर्पण। कोई बोलता है जी कंपटीशन इन फोकस ले लो, कोई कहता है ये किताब ले लो वो किताब ले लो, कोई नहीं, सस्ती सुंदर टिकाऊ प्रतियोगिता दर्पण लो, ठीक है, और कुछ लेने की जरूरत नहीं है। फैक्चुअल डेटा के नाम पे भी बहुत अच्छा कंटेंट इसके अंदर मौजूद है, तो आपने पीडी फॉलो करनी है, ठीक है, एक नॉर्मल एक अच्छी सी। इसके अलावा आप लोगों ने डेली न्यूज़पेपर रीडिंग करनी है द हिंदू की, और इसके साथ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के रिलीजेस को आपने पढ़ना है। पीआईबी क्या है बच्चों, पीआईबी जो है वो असल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सर्टेन रिलीजेस होते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सरकारी वक्तव्य यानी गवर्नमेंट स्टेटमेंट्स होते हैं जो आपके रिलीज होते हैं, ठीक है, वो आपने पढ़ने। ये सारी चीजें जो हैं वो आपके करंट अफेयर्स को इतना स्ट्रांग बना देंगी कि आपसे कहीं से भी कुछ भी आसपास क्या जो भी हो रहा है वो सारी चीजों की जानकारी आपके पास रहेगी, ठीक है। ये रहा एक हिस्सा। अब यहां पे जो नॉलेज सीकर हैं, यानी हमारी क्लास में सिर्फ ये जो प्लेटफॉर्म है ये सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये उन लोगों के लिए भी है जो आपका कुछ सीखना चाहते हैं, जो ये जानना चाहते हैं कि भैया बुद्धिज्म के बारे में तो हमने पढ़ा पर बुद्धिज्म की फिलॉसफी क्या है। ये उन लोगों के लिए भी है कि जो ये कहते हैं भैया 1857 की क्रांति के बारे में तो सबने पढ़ा था, पर क्या ये सही मायनों में कोई क्रांति थी? इसे भी जानने के लिए हम लोग जो हैं वो यहां पे आए हैं। तो ये नॉलेज सीकर्स के लिए जो कुछ नया सीखना चाहते हैं, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि हर एक सेशन के बाद आप लोग कुछ नया सीख के जाएं। एंड द फाइनल पार्ट, सबसे बड़ा सवाल, बिगेस्ट क्वेश्चन, या कहते हैं एलिफेंट इन द हाउस, शुरू कहां से करें, ठीक है, यानी श्री गणेश कहां से हो, ठीक है। तो श्री गणेश का हिसाब जो है बच्चों वो कुछ ऐसा है, ठीक है। सबसे पहले आपको पुरातत्व के बारे में पता होना चाहिए, यानी सबसे पहले आपको आपका कल पता होना चाहिए, ठीक है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल होता है, एक बंदा जो आईएएस बन गया या लेफ्टिनेंट बन गया,
ठीक है, या वो पायलट बन गया है, उस बंदे को भारत का इतिहास पढ़ने की क्या जरूरत है? या एक बंदा जो आईटीओ है, इनकम टैक्स ऑफिसर है, वाई शुड ही स्टडी इंडियन हिस्ट्री? क्या जरूरत है, क्यों पढ़ूं मैं भारत का इतिहास? मेरे को क्या मतलब है 1526 में अगर जो लड़ाई हुई थी वो लड़ाई हुई और उसका आज के दिन में मेरा क्या मतलब रह गया? यानी 1526 की बैटल से मुझे आज क्या मिला? या आने वाला जो भी आपकी लड़ाइयां होंगी, या होने वाला जो भी आपका इसके बाद जो जो चीजें हुई, जो जो इवेंट हुए, चाहे वो अकबर का दीन इलाही हो, या वो अशोका ने आपका कोई रिलीजन को प्रीच किया हो, या अशोक का जो शिलालेख हो, इन सारी चीजों से आज का मेरे टैक्स कलेक्शन या टैक्स रेट पे मेरा क्या इफेक्ट पड़ने वाला है? ठीक है, या अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया, ठीक है, अब तो हम गुलाम नहीं है, तो मैं क्यों पढ़ूं? वो गुलामी क्यों पढ़ूं मैं, जब हम लोग कमजोर थे, जब भारत जो है वो गुलाम था? इस कहानी को मैं पढ़ूं ही क्यों? है ना एक सोचने वाली बात कि वाई शुड वी स्टडी हिस्ट्री? ठीक है, व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट हिस्ट्री? हाँ ठीक है, हम टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ सकते हैं, हम इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ सकते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। इन सारी चीजों से हमें क्या मिलता है? हमें आने वाले कल के लिए, या हमारा जो ऑनगोइंग चीजें होती है, इससे हम अवेयर रहते हैं। बट वाई पास्ट? क्यों इतिहास? क्यों? अब इतिहास इसलिए पढ़ा जाता है बच्चों, ताकि इसे दूसरे तरीके से समझते हैं। देखिए, एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है, बच्चा आपका चल रहा है, सामने एक जो मदर है, मदर ने एक पतीले में खाना रखा हुआ है, खाना गर्म है, बच्चा घुटनों के बल चलते हुए आया और उसने अपना हाथ जो है वो किस पे रख दिया? आपके उस गर्म खाने की थाली में हाथ रख दिया। अब जैसे ही वो गर्म थाली में हाथ रखेगा, उसका हाथ जलेगा, और ये जो होगा हाथ जलना, एक लेसन होगा उसके लिए, जिससे वो क्या करेगा? अगली बार गर्म चीज में कोई ऐसी चीज जिससे ऐसे भाप निकल रही होगी, उस चीज पे वो हाथ नहीं डालेगा। यानी पास्ट इसलिए जरूरी है क्योंकि पास्ट हमें देता है लेसन, हमें हमारी गलतियों के बारे में बताता है कि हमसे क्या क्या गलतियां हुई, और ऐसा ना हो कि हम आज के समय में भी वही गलतियां करें। सेम अप्लाइज टू योर एंट्रेंस एग्जाम्स ऑल्सो, ठीक है। हम पढ़ें, और हम पढ़ रहे हैं, और हम केवल पढ़ते जा रहे हैं, एटलीस्ट हमें यह तो पता हो कि भैया हमें क्या नहीं पढ़ना है, कहां हम गलत हो रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हैं? तो मैं दीपांकर आपको यहां पे यही चीज सिखाने आया हूं कि हम लोग एटलीस्ट इन बातों को जाने कि क्या होगा, क्या हमारे लिए आगे जरूरी है, और कैसे कैसे चीजों को किया जा सकता है, ठीक है, और क्या सीखना हमारे लिए जरूरी है। तो सबसे पहली जो हम लोग फर्स्ट चैप्टर जो हम लोग शुरुआत करेंगे, वी विल बिगिन विद इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। तो फर्स्ट जो हमारा चैप्टर रहेगा दैट विल बी हिस्ट्री, और भारत के इतिहास की सही मायनों में जो शुरुआत होती है, वो शुरुआत होती है 1857 के रिवोल्ट से, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं इंडियन हिस्ट्री का कैरेक्टराइजेशन करूं कि भारत का इतिहास जो है वो कैसे पढ़ा जाता है, तो इंडियन हिस्ट्री के 3 आयाम होते हैं, 3 हिस्सों में भारत के इतिहास को हम लोगों ने डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट जो है दैट इज कॉल्ड एंशिएंट इंडिया, ध्यान से समझिएगा, इंडिया के अंदर एक सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट होना, यानी एक सभ्यता का बसना बनना, वो हम सबके सब किस में पढ़ते हैं? एंशिएंट इंडिया के अंदर पढ़ते हैं। सेकंड पार्ट, सऊदी अरेबिया के अंदर इस्लाम का राइज हुआ, उस इस्लाम के बेनिफिट्स, और वो अपने कंटेम्परेरी रिलीजन से उस समय पे जो दुनिया चल रही थी उससे किस तरीके से आगे था, और उसके बाद इंडिया का कॉन्क्वेस्ट, इंडिया के अंदर इस्लाम का आना, इस्लाम के साथ साथ भारत में सूफी मत का आना, भारत में भक्ति आंदोलन का होना, और उन सारी चीजों के अंतर्गत जो इंडिया के अंदर जो रूलर्स हुए, ठीक है, जो मिडिवल रूलर्स हुए, वो और उनकी पॉलिसीज, उसके बारे में पढ़ना, वो सारा हम इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद इस एम्पायर का डिक्लाइन, ये जो सभ्यता बनी, ये सभ्यता किस तरीके से डिक्लाइन हुई, वो हम लोग इस मिडिवल इंडिया के अंदर पढ़ेंगे, और इस डिक्लाइन का जो बेनिफिट है वो किस तरीके से
बाहर से आने वाली पावर्स ने उठाया, यानी यूरोपियन पावर्स ने उठाया, और वहां से लेके हमारे फ्रीडम के स्ट्रगल तक हम लोग किसके अंदर पढ़ते हैं? आधुनिक भारत या मॉडर्न इंडिया के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं? अब सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है हमारे दिमाग में, ठीक है, जो एटलीस्ट हर किसी को पता होना चाहिए, इंडिया के बारे में पढ़ने से पहले, मॉडर्न इंडिया के बारे में पढ़ने से पहले एटलीस्ट यह शब्द समझना बहुत जरूरी है। मॉडर्न यानी कि आधुनिक होने का मतलब क्या होता है? व्हाट डज दिस मॉडर्नाइजेशन मीन्स? ठीक है, तो अब आप में से कई होंगे सर कि मॉडर्नाइजेशन का मतलब यह होता है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, नई नई चीजों के का इस्तेमाल करना, टिकटॉक के ऊपर बैन लगा देना, ये मॉडर्नाइजेशन है। ठीक है, या आपका ट्विटर पे 1000 लोगों का फॉलो, जो 1000 लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, वो मॉडर्नाइजेशन है। या लग्जूरियस से कपड़े पहनना, ठीक है, कपड़े पहनना, ये मॉडर्नाइजेशन है। नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, स्मार्टफोन्स का इस्तेमाल करना, सेंसर लगे हुए बल्ब्स का इस्तेमाल करना, ये मॉडर्नाइजेशन है। ठीक है, असल में ये कुछ भी मॉडर्नाइजेशन नहीं है, ये असल में सिर्फ एक मॉडर्नाइजेशन का एक छोटा सा हिस्सा है जिसको हम लोग टेक्निकल एडवांसमेंट कहते हैं। ये सिर्फ वो है। तो मॉडर्नाइजेशन क्या है? क्या होता है आधुनिक होना? सबसे पहली चीज, आधुनिक होने या आधुनिकता का मतलब ये होता है बच्चों, पुनर्जागरण या रेनेसांस। रेनेसांस का क्या मतलब है? जब हम लोग पुरानी चली आ रही बेड़ियों को, जो पुराने हमारे ऊपर जो कास्टिज्म हो गया या फ्यूडलिस्टिक बिहेवियर हो गया या मनी मैंडेडनेस हो गई, या फिर आपका राजा का जो हमारे ऊपर जो उसने राजा महाराजाओं का जो रूल चला जाता था, हमारी सोसाइटी की ये जो बहुत ज्यादा नैरो माइंडेडनेस थी, जब आप इससे बाहर निकलते हैं, जब आप रिलीजन के बाउंडेशन को बाहर निकलते हैं, दैट इज समथिंग दैट इज कॉल्ड मॉडर्नाइजेशन। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि धर्म जो होता है वो धर्म, अब एक चीज समझो ना, रिलीजन जो होता है वो राइज होता है किस समय पे? वो एक समय पे राइज हुआ। भाई कोई रिलीजन है, अगर वो आज से 1500 साल पहले बना, या वो आज से 2000 साल पुराना अगर कोई धर्म है, तो उस 2000 साल पहले की कंटेक्स्ट के हिसाब से किसी बात को कहा गया है। ऐसा नहीं है कि वो बात जो है वो आज भी होगी, पर आज उसका जो मतलब होता है वो कुछ और हो सकता है। ठीक है, कई चीजें हैं जो आज भी रिलेवेंट है और कई चीजें हैं जो आज भी इररिलेवेंट हैं धर्म में। क्यों? क्योंकि वो उस समय के हिसाब से कही गई। ठीक है, जैसे उस समय किसी चीज के लिए कहा गया भैया कि हिंदू धर्म के अंदर कई सारी चीजें हैं, उनके लिए जो गाय है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो काऊ थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी हमारे लिए। ठीक है, और काऊ इतनी इंपॉर्टेंट क्यों थी? क्योंकि काऊ जो थी वो इकोनॉमी का बैकबोन थी। ठीक है, गाय को मां की संज्ञा दी जाती है। क्यों? क्योंकि गाय का जो दूध है वो उन बच्चों को पिलाया जाता था जो बच्चों की मां उनको जन्म देते हुए मर जाती थी, इसलिए काऊ इतनी इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हैं? ठीक, अब मॉडर्न होने का मतलब क्या है कि जब हम जो रिलीजियस बाउंडेशन, हम रिलीजन के पीछे के लॉजिक को सीख करते हैं, किसी धर्म में, हमारे धर्म के अंदर कोई बात क्यों कही गई है उसे कहना। जैसे जब हम यूरोपियन वर्ल्ड की बात करें तो यूरोपियन वर्ल्ड के अंदर क्या होता था, आपका कहा जाता था कि जी दुनिया फ्लैट है। हम भारतीय तो बहुत समझदार थे, भारतीयों को 6th सेंचुरी में पता चल चुका था कि दुनिया गोल है, इसलिए हम लोग भू को गोल कहते थे, भूगोल। पर जो अंग्रेज थे, जो यूरोपियन वर्ल्ड है, वो बोलता था दुनिया जो है वो आपका बिल्कुल फ्लैट है और हम एक कोने में जाएंगे, वहां से जो है वो नीचे गिर जाएंगे और हम लोग स्टैटिक है। ठीक है, 15th सेंचुरी तक पूरी दुनिया ये समझती थी कि दुनिया स्टैटिक है सिवाय भारत के। भारत को पता था कि हम लोग जो हैं वो आपके स्टैटिक नहीं है। ठीक है, हम लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं? सर्कल कर रहे हैं। तो मॉडर्न हम लोग उस कंटेक्स्ट में, उस कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन के से हम लोग मॉडर्न थे, पर कई सारी चीजें थी, कई सारी सोशल बाउंडेशंस थी जो हमारे ऊपर थी। इन सोशल बाउंडेशन से बाहर जाना, धर्म के ऊपर जो हमारे रिलीजियस रिचुअल्स थे, उन रिचुअल से बाहर निकलना, वो आधुनिकता थी। और बच्चों, जब आप इन बाउंडेशन से बाहर आओगे तो इस बाउंडेशन का जो प्रभाव है वो हमेशा किस पे पड़ेगा? व्यापार पे पड़ेगा।
तब क्या होगे, तब आप रिस्क लोगे, आप रिस्क लोगे, आप इस चीज को नकारोगे कि रूलर जो है वो आपके दैवीय होते हैं। दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ डिवाइन गॉड ये कहता है कि भैया एक राजा जो है उसके अंदर भगवान का अंश पाया जाता है और उसमें भगवान का अंश है, इसलिए रूलर सिर्फ वही होगा, नहीं। विद टाइम, समय बीतने के साथ क्या होता है, जब लोगों को चीजें समझ में आती है कि भैया ये जो सामने वाला राजा है उसके वो भी वैसा ही है जैसा मैं हूं, ठीक है, और मेरे अंदर ज्यादा काबिलियत है तो रूल मैं करूंगा, ठीक है। तो इससे क्या होती है, ट्रेड कम्युनिटी, जो ट्रेड है वो बढ़ता है। जब ट्रेड बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, डिमांड को पूरी करने के लिए क्या होगा, आपका नई नई टेक्नोलॉजीज जो है उनको बल मिलेगा। तो मॉडर्नाइजेशन यानी आधुनिकता का मतलब यह होता है कि जब आप सोशल बाउंडेशन से बाहर निकलते हैं, धीरे धीरे करके आप क्या पढ़ते हो, नई चीजों को, नए विचारों को एम्ब्रेस करते हो या धर्म को एक नए नजरिए से देखते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप रिलीजन छोड़ देते हो, नहीं, आपका रिलीजन जो है, आपका जो बिलीफ है, उस बिलीफ को आप एक नया डायमेंशन देते हो, ठीक है, समझ रहे हैं। तो ये जो है वो आपका रिलीजन है, तो इसका मतलब होता है आधुनिकता, ठीक है। अब इस मॉडर्नाइजेशन का जो इंपैक्ट था वो इंडिया के ऊपर क्या क्या पड़ा, ये सारी चीजें हम लोग हमारे फर्स्ट सेशन, जिसको हम लोग 1857 का रिवोल्ट के बारे में जानेंगे और उसके कॉजेस को समझेंगे हम लोग इस मॉडर्नाइजेशन के चश्मे से, कि मॉडर्नाइजेशन क्या हुआ उस टाइम पे, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के अंदर क्या क्या था, क्यों इस रिवोल्ट के फेल होने में जो आपके मॉडर्न लोग थे उनका क्या हाथ था, इस रिवोल्ट की खामियां क्या क्या थी, नेशनलिज्म क्या है या राष्ट्रवाद से क्या मतलब होता है, राष्ट्रवाद क्या इसके अंदर था या नहीं था, अलग अलग हिस्टोरियंस, अलग अलग इतिहासकारों के विचारों को हम लोग इस सेशन के अंदर जानेंगे, ठीक है गाइस। तो ये आपका एक छोटा सा जिस्ट था, एक जिस्ट था अबाउट मॉडर्नाइजेशन। और हम लोग जो हमारा फर्स्ट सेशन जो है, हम लोग जो हमारा चैप्टर जो है वो हमारा पहला होगा, वो होगा रिवोल्ट ऑफ 1857 यानी 1857 की क्रांति, ठीक है। तो एक बार जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो को देखने से पहले मैं आप लोगों से ये एक्सपेक्ट करता हूं कि आप एटलीस्ट एक बार 1857 के रिवोल्ट के बारे में, 1857 की क्रांति के बारे में आप एक बार एनसीईआरटी से जरूर पढ़ें। तो एनसीईआरटी से आप एक बार 1857 का रिवोल्ट पढ़ें, फिर हम लोग इसके बारे में और सारी चीजें सीखते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है गाइस। चलिए विद दैट नोट, ठीक है, बी हैप्पी एंड स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच।